हमारा 12th क्लियर करा था। आज जब मैं अपने साथियों से बात करता हूँ और कुछ लोगों को देखता हूँ तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो हाईली टैलेंटेड थे मेरे साथ पढ़ने वाले, बट ड्यू टू करेक्ट गाइडेंस, ड्यू टू राइट गाइडेंस, उनमें से कुछ लोग पीछे रह गए। ऑल्दो आज गाइडेंस की अवेलेबिलिटी है, इंटरनेट हमारे सामने है, लेकिन राइट ट्रैक मिलना और प्रॉपर गाइडेंस मिलना ये एक अलग सिचुएशन बनती है। आज का हमारा जो वेबिनार है इसमें हम लोग इन्हीं चीज़ों पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आप वेबिनार का कॉन्सेप्ट और जो हमारा टॉपिक है वो देख पा रहे हैं, सिविल सर्विसेज अ ब्राइट करियर। तो हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव होगा वो इसी के ऊपर होगा। सिविल सर्विसेज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ ब्राइट करियर। एंड राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो ना केवल ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के, पहले क्या होता था, जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स होते थे वो ज्यादा सक्सेसफुल होते थे सिविल सर्विसेज में, लेकिन आज आईआईटी पास आउट, आईआईएम्स पास आउट, एम्स पास आउट, इस तरह के स्टूडेंट्स भी सारे ब्राइट स्टूडेंट्स आ रहे हैं सिविल सर्विसेज में। सो वी बिगिन। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों से बात करता चलूंगा मैं, कुछ लोग और आ रहे हैं उनको हम लोग कनेक्ट करते चलते हैं। हाँ जी, सो कहाँ थे हम लोग बात कर रहे थे। ये है एक ब्लैंक स्क्रीन। 12th पास करके जब आप बाहर निकले हैं, 12th तक आपके स्टूडेंट, आपके जो टीचर्स हैं वो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं हर तरह के गाइडेंस के लिए, है ना। लेकिन जब आप 12th क्लियर करके एक बार बाहर निकल जाते हैं तो ऐसी कुछ स्थिति हमारी बनती है, एक ब्लैंक स्क्रीन की तरह हम लोग होते हैं जिसको हम लोगों को फिलअप करना होता है। देख पा रहे हैं ये 3 डॉट्स वाला एक मीनू बार, ये 3 डॉट्स बने हुए हैं, एक तरह का मीनू बार है ये आपकी बुक्स पढ़ने में काफी अच्छे, लेकिन आगे क्या करना है या क्या करेक्ट डायरेक्शन हमारा हो सकता है उसका डिस्कशन हम लोग अभी करना स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन कि व्हाट आफ्टर 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ कॉमन चीजों पे देखिए पहले हम लोग नजर मारते हैं। अभी चैट बॉक्स में आपको साथ साथ आंसर करते चलना है। मैं कुछ इमेजेस आपके सामने प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, आप बताते चलिएगा कि इमेजेस क्या रिजेंबल करती हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट इमेज। क्या लग रहा है आपको, कौन है ये? हाँ जी, कौन लग रहा है आपको, ये कौन हो सकता है ये जो आप देख पा रहे हैं? ये एक पोजीशन है जिसके बारे में बच्चे सोचते हैं कि 12th के बाद मुझे ये बनना है। चलिए चलिए चलिए, थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन हम लोगों को रखना है, ऐसा नहीं कि बस मैं ही बोलता चलूंगा। क्या लग रहा है इस व्यक्ति को देखिए? टीचर, ओके भाई, कैलकुलेटर लेकर हाथ में खड़ा है। 12th पास बच्चे जनरली टीचर्स नहीं बनना चाहते, इन जनरल बात कर रहा हूं। एनी अदर आंसर? एक इमेज आपको मैं और प्रोजेक्ट करता हूं आप लोगों के लिए। ये कौन है? ये भी एक ड्रीम होता है 12th पास स्टूडेंट्स का, एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है, इंजीनियर। दैट्स गुड। अच्छा, ये पहचान में आ गई, लड़की है इसलिए जल्दी पहचान में आ गई ना? नहीं, ऊपर हैट लगा रखा है इसलिए जल्दी पहचान में आ गई। ठीक है, चलिए एक और चीज आप लोगों के लिए, इसको पहचानिए। इंजीनियर, ओके, कई सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं। आर्किटेक्चर, दैट इज बेसिकली इंजीनियर मैम। हाँ जी, इसको पहचानिए। फार्मासिस्ट है ये। एक और इमेज में आपके सामने प्रोजेक्ट करता हूं। ओके, फार्मासिस्ट, बहुत बढ़िया साकेत, फार्मासिस्ट। आशीष का भी आंसर आ रहा है, गुड। नेक्स्ट इमेज जिसको आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे। ये बताएं ये कौन है? डॉक्टर। चलिए, ये तो बड़ा इजी था ना, गले में स्टेथोस्कोप डाल के डॉक्टर ही होता है। सो दिस आर जनरल करियर ऑप्शंस जिनके बारे में हम लोग सोचते हैं, वेदर इट कुड बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, है ना। सीए था वो, इसको नहीं पहचान पाए थे आप भाई, कैलकुलेटर लेके ना सीए ही काम करते हैं सबसे ज्यादा, और अ फार्मासिस्ट।
ये वो कॉमन ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम लोग सोचते हैं या हम लोगों को गाइडलाइंस मिली होती है, किसी तरह का गाइडेंस मिला होता है। कुछ अदर करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं या क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगेन अ ब्लैंक स्क्रीन। ब्रेकफास्ट वगैरह सबने कर लिया है ना? हाँ जी, खा पी कर आए हो? हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करा है सबने? नो, ओहो मयंक नो, अंशु का भी नो। भाई 10 बज गए, अभी तक कुछ नहीं खाया। चलिए फिर मैं कुछ खिला देता हूँ। जितेश कुछ खा कर आए। जितेश अपन डबल खा लेंगे ना। लेकिन जो खाना है वो हमेशा ऐसा ना हो कि फिजिकल फॉर्म में आए। कुछ अच्छे थॉट्स को भी आप बतौर भोजन एज अ ब्रेकफास्ट आप ले सकते हैं। चलिए जिन्होंने नहीं खाया है कोई बात नहीं, कुछ मैं लाया हूँ आपके लिए। देयर आर सम फूड फॉर थॉट। पहली चीज, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट को आप बिलोंग करते हैं, मुझे ये बताइए वहां पर इंजीनियर्स कितने हैं? कितने इंजीनियर्स होंगे आपके जिले में? आपका डिस्ट्रिक्ट प्लेस, या आप तहसील से आते हैं तो तहसील में, या किसी और बड़ी जगह पे रहते हैं? क्या डिस्ट्रिक्ट हमारा स्टैंडर्ड डिवाइडेशन है? तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। डोंट नो, जितेश का कहना है डोंट नो। ओके, कितने इंजीनियर्स हैं? तो जितेश का पहला आंसर हमें मिल रहा है डोंट नो, उनको नहीं पता। एनीबडी एल्स? चलिए 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 जल्दी से आंसर्स, थोड़ा सा इंटरैक्टिव बने रहिए ताकि मैं आपको जान पाऊं, आप मुझे जान पाए। एक जितेश का आंसर मिला डोंट नो। हाउ कैन वी नो दैट? एग्जैक्टली साकेत, हाउ कैन वी नो दैट? काउंट ही नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया नेहा, है ना, काउंट नहीं कर सकते। मैक्सिमम ओनली इंजीनियर्स। ओके, इंजीनियर सबसे ज्यादा है। मेरा आंसर भी जो है ना वो आपसे कुछ मिलता जुलता है। एंड दिस इज व्हाट आई थिंक, how many engineers are there in a district and number of engineers, है ना भाई? हमें नहीं पता कितने हैं। इन द सेम मैनर, डॉक्टर्स कितने हैं? बहुत सारे हैं। हो सकता है इंजीनियर से कम हो, लेकिन डॉक्टर्स का जो नंबर्स हैं वो भी हमारा बहुत सारा है। इसी तरह से एक डिस्ट्रिक्ट में सीए भी बहुत सारे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में फार्मासिस्ट भी बहुत सारे हैं। पर अब जरा सोच के बताइए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर्स कितने हैं? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी जिनको हम लोग बोलते हैं, कितने हैं? कितने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर हैं आपके यहाँ पर? वन। वन। अग्री करते हैं सब लोग? वन, है ना? यस, यही कुछ मेरा भी मानना है। मेरा क्या मानना है, यही सच्चाई है। तो यहां से एक डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर जबकि बाकी ऑप्शंस इतने सारे, तो ये हमें बताता है इंपॉर्टेंस कि सिविल सर्विसेज की इंपॉर्टेंस क्या है। इस बात को मैं मान लेता हूं कि कलेक्टर महोदय तो हमारे यहाँ पर एक ही होंगे, लेकिन अदर सिविल सर्वेंट्स भी जो हैं, जैसे तहसील की अगर मैं बात करूं तो तहसील के जो हेड होंगे तहसीलदार साहब, वो भी एक ही होंगे। या फिर भी इनके जो नंबर्स हैं वो कंपैरेटिवली कम हैं, जो कि हमें इनकी इंपॉर्टेंस बताता है ना? डॉक्टर्स, एन नंबर ऑफ डॉक्टर्स, एन नंबर ऑफ इंजीनियर्स, एन नंबर ऑफ सीएस, एन नंबर ऑफ फार्मासिस्ट, सभी इंपॉर्टेंट हैं, सबके रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जैसा कि अभी मेरे साथ एक अपने जेएनवी केवी के स्टूडेंट थे जिन्होंने अपना परसेंटेज शेयर करा, बहुत अच्छे हैं वो पढ़ाई में, तो सही डायरेक्शन पकड़ें, है ना? गो फॉर द टॉप, उसके बारे में सोचें जो आपको बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी देता है, जो आपको लाइफ में सबसे आगे लेकर जाता है, वो होती है हमारी सिविल सर्विसेज। एक करियर ऑप्शन के बारे में मैं आपसे और बात करना चाहूंगा। एक करियर ऑप्शन मैंने ब्लैंक स्क्रीन आपके लिए छोड़ दी है, जरा सोच के बताएं। एक और बहुत फेमस करियर ऑप्शन है जो कि इन दिनों युवाओं में काफी प्रचलित है। सोचिए क्या हो सकता है वो करियर ऑप्शन। एक बार आप सोचिए, फिर मैं आपको दिखा। आपने अक्सर देखा होगा कई सारे बच्चे जो अभी या तो पढ़ाई सही से नहीं कर पा रहे हैं या आगे पीछे हो जाते हैं, वो इस डायरेक्शन में जाने का सोचते हैं। और थोड़ा सा हिंट दूं, आपने बड़े बड़े पोस्टर देखे होंगे जिसके ऊपर लिखा हुआ मिला होगा, मिलनसार, युवा, हसमुख, हर दिल के चहेते, पॉलिटिक्स। साकेत, साकेत, साकेत यू आर सो स्मार्ट, है ना? चलो साकेत ने आंसर कर दिया है, यस एग्जैक्टली। तो ये है हमारे वो भैया, है ना? बेटा अंशु कोई जरूरी नहीं है,
बिल्कुल इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 95 वाला जॉब ले सकता है और 70% वाला भी ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है, ऐसा किसने कहा? मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ अभी आगे चलकर शेयर करूंगा। पहले हम लोग ये जो महोदय आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, थोड़ी सी बात इनके लिए कर लेते हैं। एक करियर ऑप्शन पॉलिटिक्स भी हो सकता है और दैट्स नॉट अ बैड करियर ऑप्शन, ठीक है। लेकिन फिर ऐसी क्या बात है जो हम लोग, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि लेट्स मूव टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज, क्योंकि ये जो ऑप्शन है बेटा, ये होता है हमारा टेम्पररी, है ना। ये ऑप्शन जो होता है ये होता है टेम्पररी, जबकि सिविल सर्विसेज आपको एक अलग आयाम, एक अलग डायमेंशन देती है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं अंशु के साथ थोड़ी सी बात कर लूँ। बेटा कोई जरूरी नहीं 95% वाला जॉब ले जाए और 70% वाला ना ले जाए। हेलो चंचल, क्योंकि देखो मैं पिछले 10 साल से टीचिंग करियर में हूँ। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते, जबकि ऐसे बच्चे जो बहुत एवरेज थे, है ना, वो सिलेक्शन लेकर गए हैं। क्योंकि व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको कंसिस्टेंटली बैठ के पढ़ना है, कंसिस्टेंटली बैठकर आपको तैयारी करना है। तो परसेंटेज का कोई बात नहीं है, कोई 50% वाला 40% वाले बच्चे भी मैंने सेलेक्ट होते देखे हैं, है ना। बिल्कुल आपका मानना सही है अंशु ना। चलिए, हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये भी जनप्रतिनिधि हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग फॉर सोसाइटी बट दे आर टेम्पररी, दे आर नॉट परमानेंट। कुछ लोगों को चैट बॉक्स में आया है, मैं बात करता हूँ। अंशु का कहना राइट सर, साकेत 10th देखिए, अंशु साकेत का कहना भाई 10th में उन्होंने 64.4% अचीव करा था और 12th में देखिए उन्होंने मेहनत करी, और मेहनत करने के साथ आज आप उनका परसेंटेज देखिए 95%। तो इट इज ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क कि आप कब से मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। चंचल क्लासेस के बारे में मैं आगे चल के आपसे बात करता हूँ। वापस आता हूँ मैं अपने स्लाइड्स पर। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये परमानेंट नहीं है, दे आर टेम्पररी। सो दीज आर द ऑप्शंस। ये वो ऑप्शंस हैं जो सिविल सर्विसेज में एज अ ब्राइट करियर आप अपने लिए देख सकते हैं। आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, और भी कई सारे सर्विसेज हैं जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए अपने प्रेजेंटेशन को हम लोग आगे लेके चलते हैं। हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि सिविल सर्विसेज आखिर है क्या। तो देखिए सिविल सर्विसेज के बारे में जो बातें लिखी मिलती हैं, जो उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो हमें कहती हैं द परमानेंट प्रोफेशनल ब्रांचेस ऑफ स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सक्लूडिंग मिलिट्री एंड जुडिशियल ब्रांचेस एंड इलेक्टेड पॉलिटिशियंस। स्टैंड्स फॉर, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें जो मिलती है, दे पीपल आर परमानेंट, है ना। ये लोग परमानेंट होते हैं, हर 5 साल में इनको वापस सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। दैट्स व्हाई दे पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। एक बार हम लोग पहले भी देख चुके हैं, देयर आईएएस, आईएएफ, आईएफएस, आईपीएस, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ बातें यहाँ पर और करेंगे, आप जुड़े रहिए। सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने ये जाना कि सिविल सर्विसेज जो है वो परमानेंट फॉर्म है। तो सिविल सर्वेंट बनने के लिए कौन कौन से एग्जाम्स होती हैं, इनका डिस्कशन करें। देखिए यहाँ पर कुछ टेक्निकल बातें आपको मिलने वाली हैं, उन टेक्निकल चीजों को याद करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जब आप 12th क्लास में गए थे तो शुरू के 1 दिन 2 दिन आपको अपनी क्लासेस का शेड्यूल नहीं पता होता, पर जैसे ही क्लासेस के रोटेशन में आप आते हैं तो शेड्यूल हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। इन द सेम मैनर ये जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं ये सारे आपको याद हो जाएंगे, तो इनका ज्यादा लोड नहीं, केवल एक डायरेक्शन आपको पता होना जरूरी है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जाम्स जो हैं वो 2 लेवल पर होती हैं। एक होता है हमारा सेंट्रल लेवल, एक होता है स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल पे एग्जाम जो बॉडी करवाती है दैट इज यूपीएससी, और स्टेट लेवल पर जो एग्जाम हमारा कंडक्ट करवाती है, क्योंकि हम लोग एमपी में बात कर रहे हैं, तो दैट इज एमपीपीएससी। इसी तरह से हर स्टेट की अपनी एक एग्जाम गवर्निंग बॉडी होती है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इन दोनों एग्जाम्स की बात करते हैं। देखिए चाहे सेंट्रल लेवल का सिविल सर्विसेज हो या स्टेट लेवल का सिविल सर्विसेज हो,
3 राउंड दोनों ही एग्जाम्स में हमारे पाए जाते हैं, जो कि प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पर एक जनरल नॉलेज मैं आपको देता हूँ। दुनिया की हर वो एग्जाम जहां पर आपको प्रीलिम्स लिखा हुआ मिलता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होती है। क्वालिफाइंग नेचर से मेरा मतलब है आपने एक बार ये एग्जाम क्लियर कर ली, उसके बेसिस पे आपको मेंस देने को मिलेगा, है ना। मेंस देने को मिलेगा और फिर उस मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। मेरिट तो आपकी प्रीलिम्स के पेपर में भी बनेगी, लेकिन एक बार जब आप राउंड 2 के लिए चले जाते हैं तो फिर उस प्रीलिम्स के मार्क्स का आपका कोई मैटर नहीं रह जाता। आपका फाइनल रिजल्ट जो बनेगा वो मेंस और इंटरव्यू इन दोनों मार्क्स को लेकर बनने वाला है। कुछ एग्जाम्स आपको ऐसी भी देखने को मिलती है जिनमें लिखे होते हैं टीयर, ठीक है। जैसे टीयर 1 एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, टीयर 1, टीयर 2। अब ये जो एग्जाम्स होते हैं, टीयर वर्ड आपने ट्रेन्स पे लिखा हुआ देखा होगा। ये जो टीयर वर्ड है, कुछ लोग इसको टायर भी पढ़ते हैं। टीयर वर्ड आपने ट्रेन के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा। तो जब ट्रेन चलती है तो ऐसा होता है क्या कि अपने डब्बे छोड़ जाए? नहीं छोड़ के जाती ना, ट्रेन सभी डब्बे एक साथ लेके जाती है। तो वो सारी एग्जाम्स जिनमें आपको टीयर लिखा हुआ मिलता है, उसमें सभी राउंड्स के मार्क्स ऐड होते हैं, ठीक है। लेकिन वो सारी एग्जाम्स जिनमें प्रीलिम्स लिखा हुआ है, मेंस लिखा हुआ है या इंटरव्यू लिखा हो, इंटरव्यू तो क्या होना ही आखिरी में, तो प्रीलिम्स के मार्क्स आपके आगे काउंट नहीं होते, केवल मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होते हैं। इसीलिए आपने जो जेईई की एग्जाम्स देखी होंगी, आईआईटी जेईई की बात कर रहा हूं मैं, उसमें हमारे जो राउंड होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं? मेंस और एडवांस, है ना। मेंस इसलिए बोलते हैं कि मेंस के एग्जाम्स के थ्रू ही आपको कुछ कॉलेजेस मिल जाते हैं जो हमारे एनआईटीज होते हैं, और फिर एडवांस जिसके थ्रू हम लोग आईआईटी जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है ना, एकदम सामान्य ज्ञान की बात है, पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स मतलब आगे इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होंगे, जबकि वो सारी एग्जाम्स जिनमें टीएल लिखा हुआ है उसके मार्क्स आगे तक काउंट होते हैं। चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कुछ बातें जो मुझे आपको बतानी थी जनरल नॉलेज की मैंने आपको बताई है, इस उम्मीद के साथ कि आगे आपको ये चीजें ध्यान रहेंगी और कभी कोई पूछे तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जो सेलेक्ट भी हो जाते हैं, उनके बाद भी कभी कोई इनसे क्वेश्चन कर लेता है तो ये बात नहीं बता पाते, ठीक है। तो भाई यूपीएससी एग्जाम का जो पैटर्न है हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। एग्जाम का जो सिलेबस है ना, बड़ा सुंदर डिजाइन करा गया है। मतलब आप अपने बारे में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में, हमारे देश के बारे में जाने, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारा सिलेबस डिजाइन किया गया है। देखते हैं यूपीएससी का जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है। कुछ लोग और हमें ज्वाइन करने हैं, मैं उनको एंट्री दे दूं। चलिए मैं उनको एंट्री दे चुका हूं। जैसा मैंने आपको बताया था, पहला राउंड होता है प्री। तो देखिए ये है हमारा प्री का राउंड। प्री में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं? 2 पेपर्स हमारे होते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं, है ना। दोनों ही पेपर जो होंगे हमारे वो ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। पहले पेपर को हम लोग जनरल स्टडीज 1, जबकि दूसरे पेपर को जनरल स्टडीज 2 बोलते हैं। पहले पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, जिसके 200 मार्क्स होंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी नेगेटिव मार्किंग करता है। जबकि जनरल स्टडीज 2 का पेपर है जिसको सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोला जाता है, जिसको सामान्य तौर पे लोग बोलते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी बिल्कुल पूछे जाएंगे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन, लेकिन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस के साथ साथ आपकी लॉजिकल एबिलिटी, आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर यहाँ पर फोकस सबसे ज्यादा होता है। 80 क्वेश्चन होंगे जिसके 200 मार्क्स होंगे। 2 घंटे का ये पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये जो जनरल स्टडीज सेकंड पेपर है सी सेट, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। लेट्स से आयोग ने, यूपीएससी ने हमारा कट ऑफ डिसाइड करा 40 मार्क्स या 80 मार्क्स, ये कोई भी मार्क्स हो सकते हैं जो रिजल्ट आने पर हमें पता चलते हैं। तो एक बार अगर आप ये 80 मार्क्स ले आए तो उसके बाद
आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हैं, आपकी जो मेरिट बनने वाली है, जिसके बेसिस पे ये डिटरमाइन होगा कि आप मेंस में जाएंगे या नहीं, वो मेरिट आपकी बनती है इस जनरल स्टडीज वाले पेपर से, है ना। ये जो 200 नंबर का पेपर होता है उस बेसिस पे आपकी मेरिट फाइनल होती है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा प्री का पेपर। देन इसके बाद आता है हमारा मेंस का पेपर। देखते हैं हम लोग मेंस के पेपर में क्या चीजें हम लोगों को मिलने वाली है। भाई मेंस का जो हमारा पेपर होता है उसमें यूपीएससी में कुछ पेपर्स सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के रखे गए हैं, उनको हम लोग पहले देख लेते हैं। पेपर्स में आपको दिखा देता हूं कौन कौन से पेपर्स हम लोगों से यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये है हमारा मेंस, जिसमें देखिए खूब सारे पेपर्स आपको दिख रहे होंगे, वन बाय वन मैं सारे आपको एक्सप्लेन करता चलता हूँ। पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए होता है हमारा कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, 18 लैंग्वेज को इसमें इंक्लूड करा गया है, जिसमें से कोई भी एक लैंग्वेज का आपको पेपर देना होता है। 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। देखिए इंग्लिश एज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक्सेप्ट करी गई है, तो इंग्लिश का पेपर देना हम लोगों को कंपलसरी है। 3 घंटे का ये पेपर होगा, 300 मार्क्स का पेपर हमारा ये भी होने वाला है। आप यहाँ पर अगर ध्यान दें तो मैंने इनको पेपर ए और पेपर बी बोला है। पेपर ए और पेपर बी मैंने इसलिए बोला कि बेसिकली हमारे क्वालिफाइंग नेचर के हैं, ठीक। इसके बाद स्टार्ट होते हैं हमारे मेन पेपर्स, जिसके मार्क्स हमारे कंसिडर होंगे मेरिट के लिए। इसमें पहला पेपर आता है हमारा एसए का, 3 घंटे का पेपर होगा, 250 मार्क्स का। पेपर सेकंड जनरल स्टडीज, 3 घंटे का, 250 मार्क्स का। इसी तरह से पेपर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये सारे पेपर हमारे जनरल स्टडीज के पेपर कहलाते हैं। अभी आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि जनरल स्टडीज के पेपर्स का सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इसमें इंक्लूड करी जाती हैं। 3 घंटे के सारे पेपर्स हैं, 250 मार्क्स के पेपर हमारे होते हैं। देन हमारे आते हैं पेपर 6 एंड पेपर 7, ये हमारे ऑप्शनल पेपर होते हैं। हम लोगों को एक सब्जेक्ट चूज करना होता है ना, जिसका पेपर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। 3 आवर्स के पेपर होते हैं और 250 मार्क्स ईच। जितने भी यूपीएससी टॉपर्स हुए हैं या जो लोग भी अभी सेलेक्ट होके जा रहे हैं, उन सभी लोगों के ऑप्शनल पेपर के जो मार्क्स हैं वो काफी अच्छे मार्क्स होते हैं। इसलिए अपने ऑप्शनल पेपर्स को आपको बड़ा वाइजली चूज करना होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग जल्दी से ये देख लेते हैं कि जो पेपर्स मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने अभी आपको जनरल स्टडीज बोल दिया या फिर ऑप्शनल पेपर बोल दिया, वो एक्चुअली क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं। जनरल स्टडीज के जो पेपर है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, बड़ा सुंदर सिलेबस बना रखा है। तो जनरल स्टडीज फर्स्ट का पेपर देखिए, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, जानिए इंडिया के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, ठीक है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, भारत को तो जानिए, साथ ही साथ दुनिया को भी जानिए, क्योंकि इंडियन फॉरेन सर्विसेज में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो दुनिया घूमने का मौका मिलेगा। आगे चल के आप पॉलिसी बनाएंगे, वो पॉलिसी इंडिया के लिए तो बनाएंगे, साथ ही साथ उसका इम्पैक्ट आगे भी आपका जाने वाला है वर्ल्ड लेवल पर। अंशु का क्या ना एक क्वेश्चन है, एक रिक्वेस्ट है। हाँ बेटा अंशु, क्या रिक्वेस्ट है, जल्दी से बताएं। अंशु का एक मैसेज आया मेरे पास, हम लोग एक बार अंशु की बात सुन लें। अंशु प्लीज बी अ बिट फास्ट। बैक पेज निकाल सकते हैं बेटा, बैक पेज निकाल लेंगे, मैं आपको एक बार फिर से पूरा बता दूंगा। हम लोग एक बार इसको कंप्लीट कर लें, है ना। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारे पेजेस अवेलेबल हैं, बहुत सारा टाइम है हमारे पास, ठीक। एक बार मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, आप फिर से बताइएगा, मैं वापस बैक पेज निकाल के आपको बता दूंगा, आप जो भी पूछना चाहेंगे, ठीक है। ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं आपको पूरी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक। ऐसा कर लूंगा मैं, इसका एक पीडीएफ बना के मैं आपको पूरी स्लाइड्स प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए, जनरल स्टडीज सेकंड के पेपर की बात करें, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इनके बारे में जनरल स्टडीज पेपर 2 के बारे में हमसे पूछा जाता है। जनरल स्टडीज थर्ड, that includes technology, economic development, biodiversity, environment, security and disaster management। मैं फिर से बोलूंगा, याद करने की कोशिश मत करिएगा, एक बार जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फिट हो जाएगा दिमाग में। जैसे साइकिल चलाते हैं ना हम लोग, साइकिल चलाना याद रखते हैं क्या कि अभी पैडल मारना है, अभी सीट पे बैठना है, अभी आगे बढ़ना नहीं। एक बार जैसे ही उसकी प्रैक्टिस होती है तो ऑटोमेटिकली साइकिल चलने लगती है।
जनरल स्टडीज फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये चीजें हमारे जनरल स्टडीज के पेपर 4th में आएंगी। ऑप्शनल पेपर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए दिस आर द ऑप्शंस, ये ऑप्शंस है हमारे पास, इनमें से कोई भी 2 ऑप्शंस आप चूज करके अपना मेंस का पेपर लिख सकते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी देखिए यहाँ पर फिजिक्स अवेलेबल है ना, मैथमेटिक्स अवेलेबल है, केमिस्ट्री अवेलेबल है, बॉटनी अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि साइंस वाले स्टूडेंट्स इसमें नहीं आ सकते या अच्छा नहीं कर सकते। ठीक, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स भी आप लोग देख पा रहे हैं, इवन मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी इंक्लूड करा गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, साइकोलॉजी है, सो मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल। इनमें से हम लोग कोई भी 2 ऑप्शन चूज करके अपना मेंस का पेपर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ बातें और करते हैं। ये हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, जिसमें आपको जो मैंने पेपर बताए थे, मेंस जो आपका होता है वो टोटल 1750 1750, दिस इज द टोटल 1750 1750 का आपका मेंस का पेपर होने वाला है। देन 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। और देखिए इंटरव्यू को आजकल बोला जाता है पर्सनालिटी टेस्ट। इंटरव्यू आपका कहलाता है पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब आप जैसे हैं वैसे ही आपको उनके सामने जाना है, तभी आप आपका बेस्ट दे पाएंगे। और टोटल जो मार्क्स आपके फाइनली बनते हैं वो बनते हैं 2025, जिस बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है और ये फाइनलाइज होता है कि आपको पोस्ट मिलने वाली है या नहीं। ठीक, वापस से मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से, ये रहा क्वेश्चन, हाउ मेनी मार्क्स यू कैन स्कोर आउट ऑफ 2025। चलिए बताइए 2025 का आपका टोटल बनने वाला है 2025, कितने नंबर ले आएंगे? पढ़ाई करेंगे खूब मेहनत करके, बताइए कितने नंबर आप लोग लेके आ पाएंगी? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 2025 मार्क्स का आपका टोटल है, कुछ नंबर हम लोगों को चाहिए, कितने नंबर आप लोग ले पाएंगे? कई सारे बच्चे ऐसे मेरे साथ जुड़े हैं, अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है। मैं हम लोगों ने मेहनत कर ली है बेटा खूब सारी, है ना, एक टेंटेटिव स्कोर। चलिए 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 कुछ मार्क्स बताएं। 1300 प्लस, ओके। साकेत का एक आंसर मुझे मिल रहा है कि 1300 प्लस नंबर वो लेकर आ पाएंगे, ओके। साकेत का 12th में 95.6% है। साकेत कहते हैं हम लोग 1300 नंबर लेकर आएंगे। चलिए कुछ लोग और, 1800, अब ओके अंशु, 1800 नंबर आप लोग लेकर आएंगे, बढ़िया। कोई और? ₹1500, मोनिका का कहना है कि मैं 1500 नंबर के आसपास लेकर आऊंगी। एनीबडी एल्स? चलिए चलिए चलिए, 7-8 लोगों के आंसर तो कम से कम चाहिए। इतनी देर में तो पूरा चैट बॉक्स भर जाना चाहिए था, क्योंकि मेरा मानना है कि बहुत यंग एनर्जेटिक लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। मयंक कहते हैं कि 1500 अप्रोक्स, 1600 प्लस, दीपक का कहना है 1600 प्लस नंबर वो लेकर आएंगे। याशिका 1500। चलिए काफी सारे आंसर्स मुझे मिल गए हैं। अब हम लोग एक रियलिटी चेक करते हैं। भाई ऐसा हम लोगों का मानना है कि 1200, 1500, 1800 नंबर हम लोग लेकर आएंगे। हम लोग ये देखते हैं कि लास्ट ईयर्स के जो टॉपर रहे हैं उनके एक्चुअल मार्क्स कितने थे। 2019 का भी रिजल्ट आ चुका है, उसका स्टैटिस्टिकल डाटा, क्योंकि मैंने ये स्लाइड्स पहले बना ली थी रिजल्ट आने से पहले, इसलिए वो डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। 2014 इरा सिंगल जी ने टॉप करा था 1082 मार्क्स। 2015 टीना डाबी जो भोपाल से संबंधित हैं, उनके मार्क्स देखिए 1063। 2016 1120, 2017 अनुदीप 1126 और 2018 के टॉपर हमारे कनिष्क कटारिया 1121 नंबर लेकर आए थे। तो अब आप अपनी बात से पलटिएगा मत, आपने 1500 नंबर कमिट करा है, मैंने आपको 300 से 400 नंबर का गैप दे दिया है। 300 से 400 नंबर का गैप दे दिया है ना, बहुत काम आसान हो गया। टारगेट अब तो आसान लगता है बच्चों, आसान नहीं, एक्चुअली आप लोगों को आइडिया नहीं था कि हकीकत क्या है। देखिए यूपीएससी का जो एग्जाम है वो बेसिकली बहुत ज्यादा केवल किताबों में घुसने वाला एग्जाम नहीं। हाँ बेटा, आउट ऑफ 2025 है ये। अंशु पूछ रहे हैं क्या है 2025 में से है? हाँ बेटा 2025 में से ही ये मार्क्स अचीव करे हैं और ये इंडिया टॉपर रहे हैं।
जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि यूपीएससी का जो पेपर है वो केवल किताबों में घुसने वाला पेपर नहीं है। आपको अपने एनवायरनमेंट से सीखना होगा। डे पर डे क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, आपके आसपास क्या चीजें चल रही हैं, वो सारी चीजें पे आपको, उन सारी चीजों पर आपको नजर बनाए रखनी होगी। तब कहीं जाकर ये जो 1121, 1126, 1120 मार्क्स आप देख पा रहे हैं वो अचीव होंगे। ठीक है, ये वो रियलिटी चेक है जो आपको जानना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा बात करते हैं एमपीपीएससी एग्जाम पैटर्न पे। एमपीपीएससी ने एक काम बहुत अच्छा कर रखा है, अपने एग्जाम का जो पैटर्न है वो मोर और लेस यूपीएससी जैसा ही रख रखा है। बेटा जॉब के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो जॉब के लिए आप जो अभी देख रहे थे 1100 मार्क्स के आसपास हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम लोग अपने 3 साल इन्वेस्ट करेंगे, 3 साल मेहनत करेंगे, तो फिर हम बॉटम एंड पर नहीं जाना चाहेंगे। हम लोग चाहेंगे जो टॉप एंड है उस पर रहें, टॉप मोस्ट पोजिशन हम लोग पाएं। तो हम लोग जो टारगेट करेंगे वो 1100 मार्क्स के आसपास तो एटलीस्ट करेंगे। ठीक, बहुत ज्यादा मार्क्स यूपीएससी में नहीं आते, मैंने आपको टॉपर्स के मार्क्स बता दिए हैं, तो मैं आपको फॉल्स इमेजिनेशन नहीं करवाऊंगा कि हम लोग 1500 नंबर ले आएंगे, हम लोग 1600 नंबर ले आएंगे, है ना। हम लोगों के जो एग्जाम में मार्क्स हैं, हमारा जो टारगेट है वो 1100 1200 के आसपास, 1200 भी थोड़ा सा मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 1100 के आसपास का टारगेट करेंगे ताकि टॉपर्स की लिस्ट में हम लोग शामिल हो। हर्षिता, सिविल जज एग्जाम्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो गुड़िया अभी तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे हमारा जो फोकस होगा वो सिविल सर्विसेज एग्जाम पे होगा। सिविल जज के एग्जाम्स के बारे में मैं आपसे अलग से बात कर लूंगा। ठीक है हर्षिता, चलिए एमपीपीएससी के एग्जाम पैटर्न को डिस्कस हम लोग करते हैं। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, एग्जाम का पैटर्न एमपीपीएससी ने भी मोर और लेस वही रखा है जो सिविल सर्विसेज एग्जाम का है। प्री के पेपर में देखिए ये रहा आपके सामने सेम, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2। अब क्योंकि आप लोग मेरे साथ काफी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, आप मुझे ये बताएं कि क्या चेंज आप देख पा रहे हैं यूपीएससी का जो प्री का एग्जाम पैटर्न था और एमपीपीएससी का जो प्री का एग्जाम का पैटर्न है, इसमें क्या डिफरेंस आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। आ जाएं चैट बॉक्स में और थोड़ा बताएं क्या डिफरेंस आप लोग देखते हैं इन दोनों एग्जाम्स के पैटर्न में। नेगेटिव मार्किंग, बहुत बढ़िया मैन, गुड ऑब्जर्वेशन। नेगेटिव मार्किंग, यूपीएससी नेगेटिव मार्किंग रखता है, बहुत बढ़िया साकेत, जबकि एमपीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 80 मार्क्स, बहुत बढ़िया, 80 मार्क्स 80 क्वेश्चन ना, 80 क्वेश्चन बेसिकली। जब मैंने आपको यूपीएससी के बारे में बताया था तो यहाँ पर सी सेट का जो पेपर था वहां पर 80 क्वेश्चन होते थे, जबकि एमपीपीएससी में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सेकंड पेपर है वो 100 क्वेश्चंस का है। गुड ऑब्जर्वेशन, बढ़िया। बस यही तो हमें करना है पेपर निकालने के लिए, जो सबसे बड़ी जरूरत है वो यही है, अवेयरनेस। ठीक है, मेंस का पेपर पैटर्न हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वहां पर पेपर ए और पेपर बी थे, यहाँ पर सीधा हमारे पास पेपर 1 to 4 आते हैं, जनरल स्टडीज 1, 2, 3 एंड 4। 300 मार्क्स के पहले 3 पेपर, जबकि चौथा जो पेपर है वो हमारा 200 मार्क्स का ही होता है, जो कि एथिक्स का पेपर कहलाता है। सिलेबस मोर और लेस सेम हमारा यूपीएससी स्टाइल का ही है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आपको पेपर 5 और पेपर 6, पेपर 5 आपको हिंदी कंपलसरी है, क्योंकि देखिए हमारा जो एमपी है, यहाँ की हमारी जो भाषा है वो हिंदी है, इसलिए एमपी में काम करते हुए आपको हिंदी आना कंपलसरी है। पेपर 6 हमारा ऐसे का पेपर होता है जो कि 100 मार्क्स का हमारा पेपर बनता है। ठीक है, फिर से बोलूंगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल मत होइएगा, याद करने की कोशिश ना करें, ये सारी स्लाइड्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो इस तरह से हमारा जो पेपर बनता है मेंस 1400 मार्क्स का, देन इंटरव्यू जो है हमारा 175 मार्क्स का, और टोटल एट लास्ट 1575 1575 मार्क्स का हमारा फाइनल पेपर बनता है। इसमें लगभग 1000 नंबर के आसपास आप ला सकते हैं, और अगर टॉपर बनना है तो इसमें कुछ मार्क्स और जोड़ लीजिए, देन यू विल कंसीडर योरसेल्फ एज द टॉपर। तो दोनों एग्जाम्स के पैटर्न मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी। अभी याद करने की कोशिश ना करें, मैं आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहा था, जो ऑब्जर्वेशन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, उसका आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। नेगेटिव मार्किंग एट द सेम टाइम जो आपने 80 क्वेश्चंस को जज कर लिया, दैट इज ग्रेट।
रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग ये मीटिंग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। हाँ बेटा, मैं ये मीटिंग में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है ना। चलिए अपनी बातों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नाउ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैंने आपको बोल दिया कि भाई आप सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। वाई शुड आई प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, मुझे आखिर वो क्या बात है कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, सोशल रिकॉग्निशन, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके काम को जाना जाए, उसकी अपनी एक पहचान बने, सोसाइटी उसको जाने, ना केवल आपको बल्कि आपके पेरेंट्स को भी सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस मिले। तो सोशल रिकॉग्निशन सिविल सर्विसेज आपको देती है ना। समाज में आपका एक अलग रुतबा बनता है, आपकी अलग एक पहचान बनती है, लोग आपको जानते हैं, लोग आपके काम को जानते हैं। इसी तरह से अथॉरिटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कुछ काम करना तो चाहते हैं लेकिन वो काम कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस काम को करने का पावर हमारे पास नहीं होता है। लेकिन सिविल सर्विसेज आपको वो अथॉरिटी देती है कि आप सोसाइटी के लिए काम कर पाए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अथॉरिटी अकेली नहीं आती, उसके साथ साथ आती हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। आपको ये जो पावर मिलेगी काम करने की, वो इसलिए मिलेगी कि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा पाए। दिस इज द सेकंड बेनिफिट ऑफ सिविल सर्विसेज। देन सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। मेरे कई सारे परिचित हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मेरे कुछ पहचान के हैं जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में हैं, जॉब कर रहे हैं। एक से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को बताया कि सुबह से हम काम कर रहे थे और काफी थक से गए थे। सुबह से काम करते करते जब काफी थक गए थे तो शाम को एक अम्मा, बूढ़ी अम्मा आई, काफी परेशान थी। उनका कहना था कि काफी लंबे टाइम से मैं चक्कर काट रही हूँ, मेरा काम नहीं हो पा रहा है। तो वो जो सिविल सर्वेंट थी, बेसिकली डिप्टी कलेक्टर हैं वो, उन्होंने, देखिए बहुत बड़ा कोई काम नहीं था, एक 5 मिनट में उन अम्मा का काम कर दिया। और उस शाम को जब मैं उनसे मिला था तो उनके चेहरे पे एक अलग सेटिस्फेक्शन का लेवल था, मतलब काफी खुश थी। जब मैंने उनसे पूछा तो ये स्टोरी उन्होंने मुझे पूरी बताई और ये बताया कि हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या लेट्स से एक वीक में ऐसा कुछ मिल जाता है जो एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन लाइफ का दे जाता है ना। तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन इस जॉब के साथ जुड़ा रहता है। कई बार ऐसा होगा कि कुछ जरूरतमंद लोगों की आप मदद कर पाएंगे, जिनको आप अक्सर देखते हैं और उनके लिए कुछ नहीं कर पाते, तो उनकी आप मदद कर पाएंगे। तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आपके अंदर आता है, सिविल सर्विसेज आपको ये देता है। नेक्स्ट है हाई जॉब सिक्योरिटी। भाई कोरोना काल चल रहा है तो जॉब को लेकर आप देख ही पा रहे हैं मार्केट में क्या स्थिति है। सिविल सर्विसेज एक हाईली सिक्योर्ड जॉब है। इसी तरह से फ्री स्टडी लीव, भाई जब आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको पढ़ने के लिए आगे स्टडी लीव भी मिलती है। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई को भी आगे प्रिपेयर कर सकते हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है दैट इज पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी बनाना जो काम होता है वो बेसिकली सिविल सर्वेंट्स का ही काम होता है। जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जिनको हम लोग यहाँ से चुन के भेजते हैं, बेसिकली वो हमको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ चीजें डिस्कस करी जाती हैं। लेकिन कंट्री की जो पॉलिसी बनती है उसमें आईएएस, आईपीएस, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से स्टेट सर्विस, स्टेट की जो पॉलिसीज बनती हैं उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, दिस आर द बेनिफिट्स जिनके बारे में सोचकर आप अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को कैरी कर सकते हैं। देन हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई सिविल सर्विसेज की हम लोग तैयारी आखिर कैसे करें। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, वी टेक द ऑनर्स, इसकी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, है ना। तो चलिए अपना मूड थोड़ा सा लाइट कर लीजिए, बिकॉज टुगेदर वी कैन एंड टुगेदर वी विल, साथ में हम लोग कोशिश करेंगे तो जरूर हम लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलिए वरीसम फेज जो है इसको भगा देते हैं। अभी मेरे से किसी ने पूछा था कि क्लासेस का क्या है, तो देखिए हम लोग क्लासेस आपके स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लासेस का जो टाइम है हम लोग रखेंगे सुबह 9 से 12,
11 अगस्त की हम लोगों ने टेंटेटिव डेट्स डिसाइड करी हैं कि 11 अगस्त से हम लोग ये क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस आप लोगों को यहाँ से कॉल्स आ जाएंगे, मैसेजेस आ जाएंगे, आप लोग भी डायरेक्ट हम लोगों से बात कर सकते हैं। आप लोगों के पास जिन नंबर से मैसेजेस आए हैं, जिन नंबर से कॉल्स आए हैं, उस पर आप जरूर बात कर लीजिएगा। ट्यूसडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो पढ़ाई की चिंता आप छोड़ दें, बस आप मेहनत करना जारी रखें। जितना गाइडेंस, जितना एडवाइस हम लोग आपको यहाँ से करते रहें, उतनी चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे करते रहें। कोरोना का समय है, घर पे बैठकर आप अपनी तैयारी करें। ऑनलाइन हम लोग आपको सारी क्लासेस दे देंगे। बच्चों, ये वो सारी चीज़ें थी जो मुझे आपके सामने रखनी थी, है ना। आई एम डन विद माई प्रेजेंटेशन। किसी के पास अब अगर कोई छोटी क्वेरी है तो पूछ लें, बाकी इन डिटेल हम लोग चीज़ें जब क्लास पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको केवल अभी सिविल सर्विसेज से एक परिचय करवा दिया है। हर एक चीज़ को इन डेप्थ जाकर हम लोगों को समझना होगा। फिर भी अगर अभी किसी के पास कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स में मुझे बताएं, हम लोग बात कर लेंगे। याशिका का एक क्वेश्चन है कि यूपीएससी वो टारगेट करना चाहती हैं और किस कोर्स के साथ वो चाहें। वो बीए और बीबीए में कंफ्यूज हैं। ठीक है याशिका। याशिका, अगर आपने अभी एग्जाम पैटर्न पे फोकस करा हो तो देखिए, ह्यूमैनिटी वाले जो सब्जेक्ट हैं, या बेटर टू से बीए वाले जो सब्जेक्ट हैं, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। अगर आप बीए और बीएससी में पूछते हैं तो फिर मैं हो सकता है आपको बीएससी सजेस्ट करता, लेकिन इन बिटवीन बीए एंड बीबीए मैं आपको बोलूंगा आप बीए के लिए जाएं, क्योंकि ह्यूमैनिटी वाले पेपर्स ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा पेपर्स आपके यहाँ पर कवर होंगे। और बीए में भी मैं आपको सब्जेक्ट स्पेसिफाई करना चाहूँगा। आप बीए में जो सब्जेक्ट्स प्रीफर करें, वन इज हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री का वेटेज है। सेकंड पॉलिटी, पॉलिटी का भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। थर्ड पेपर जो है आप इकोनॉमिक्स रख सकते हैं या ज्योग्राफी रख सकते हैं, या जो भी कॉम्बिनेशन आपका कॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है, आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवा रही है, उसको भी आपको एक बार देखना होगा। लेकिन इन बिटवीन बीए एंड बीबीए, गो फॉर बीए। ठीक है शिका। एनी अदर क्वेरी, किसी के पास कोई और क्वेरी हो, कोई बात करना चाहें। बीए वर्सेस बीए ऑनर्स, विच इज बेटर फॉर यूपीएससी। बेटा, यूपीएससी की जो पढ़ाई है वो अलग लेवल पर हम लोगों को करनी होती है। और जब यूपीएससी हम लोग पढ़ते हैं तो देखो, हम लोगों को सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ह्यूमैनिटी भी पढ़ना है और साइंस भी पढ़ना है। बीए ऑनर्स में आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं साकेत? बीए ऑनर्स में, ऑनर्स वाले डिग्री में आप कौन सा स्पेशलाइजेशन चाह रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस, बिल्कुल आप जा सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट। आपका जो पेपर है जनरल स्टडीज का, उसमें काफी इंपॉर्टेंट है ये ऑलरेडी, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। और पता है, अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है कि यार मैं बीए ऑनर्स हूँ, है ना। बोलने में भी बड़ा एक अच्छी फीलिंग आती है कि मैं बीए ऑनर्स। ठीक है साकिब, गो फॉर बीए ऑनर्स। एनीबडी एल्स? मेनली थ्योरीज स्टडीड इन एग्जाम। याशिका, केवल थ्योरी नहीं, इन्हीं थ्योरीज को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में, अगर आप यूपीएससी के लिए जाना चाहते हैं तो इन्हीं थ्योरीज को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में कैसे लेकर चलना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। प्रैक्टिकलिटी आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो लिखना, केवल आपको केवल मेंस के पेपर में लिखना होता है। प्री के पेपर में आपको सॉल्व करने, चीजें सॉल्व करके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करके लगाने होंगे। बाकी थ्योरी वाले क्वेश्चन भी अपनी जगह आएंगे ही आएंगे। और सी सेट भी पढ़ना है, सी सेट पढ़ना है तो हम लोगों को मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी पढ़ना है याशिका, है ना। अंशु का एक क्वेश्चन है, मैथ और फिजिक्स किस क्लास का पूछा जाता है? बेटा, मैथ्स और फिजिक्स अगर आप ऑप्शनल चूज करते हैं यूपीएससी में तो फिर आपको एडवांस मैथ्स भी पढ़ना होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके सी सेट वाले पेपर की, तो जनरली अप टू 10th में आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं, टॉपिक्स वो होते हैं, लेवल थोड़ा सा हाई हो सकता है। ठीक है। मोनिका का क्वेश्चन आ रहा है, बीकॉम और बीए एमपीपीएससी के लिए कौन सा बेटर है? मोनिका, अगर आप
आप इन दोनों में कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बीए सजेस्ट करूंगा, कारण ह्यूमैनिटी के पेपर ज़्यादा हैं। बीकॉम पढ़ते हुए आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से लेना देना हो सकता है, लेकिन क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब्जेक्ट्स का वेटेज ज़्यादा है, टोटल इनका ज़्यादा बनता है, तो फिर आप बीए के लिए जाएं। मैं फिर से पहले जो लाइन रिपीट करी थी वो रिपीट करूंगा, अगर बीए वर्सेस बीएससी होता तो फिर मेरे अलग विचार है। बीए बीएड कैसा कोर्स है, अगर करना चाहें तो वही बीए बीएड अच्छा कोर्स है, लेकिन बेटा बीएड बेसिकली हम लोग इसलिए करते हैं कि अगर हम लोगों को एज ए टीचर अपना करियर बनाना है, लेकिन अगर हमारा पूरा फोकस सिविल सर्विसेज की तरफ है तो आप ओनली बीए भी ऑप्ट कर सकते हैं। बीए प्लस बीएड जाना चाहें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वेलकम मोनिका। अंशु का कहना है जियोग्राफी बीए ऑनर्स के लिए सब्जेक्ट कैसा रहेगा? जियोग्राफी इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी गुड सब्जेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जियोग्राफी पढ़ने के लिए। ओके, याशिका का कहना है कि आई एम नॉट फुली श्योर टू डू यूपीएससी, देन व्हिच कोर्स टू बी प्रिफर्ड। याशिका आप अपना देखिए अल्टरनेट आपका क्या है, मैं वो जानना चाहूंगा, उसके हिसाब से मैं आपको एडवाइस कर पाऊंगा। क्या आप एमपीपीएससी के लिए जाना चाहते हैं, क्या आप सिविल सर्विस के लिए जाना भी चाहते हैं या नहीं, उस हिसाब से हम लोग अपना ग्रेजुएशन डिसाइड कर सकते हैं। मनोज का कहना है सर आई हैव डन एमबीए एंड बीकॉम बट कंफ्यूज्ड अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर एमपीपीएससी। बेटा एमपीपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता मनोज, एमपीपीएससी में तो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो आपको कंफ्यूजन जैसी कोई बात ही नहीं है ना। एनी अदर क्वेश्चन, कोई और कुछ पूछना चाह रहा हो? हाँ जी, किसी के पास कोई अलग क्वेश्चन, कोई अगला क्वेश्चन हो तो बात करना चाहें तो बात करें, और अगर आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट हो गई हो, बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई हो, तो वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। बी और बीएससी में बीएससी क्यों? ओके, हाँ मैं सोच रहा था ये क्वेश्चन अभी तक किसी ने पूछा नहीं, बी और बीएससी में बीएससी क्यों। देखिए यहाँ पर मैं जनरली स्टूडेंट्स को बीएससी एडवाइस करता हूँ, रीजन रेंजर की जो एग्जाम होती है ना, फॉरेस्ट की जो एग्जाम्स होती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ बीएससी वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है, उसमें बीए वाला बच्चा उसके लिए एलिजिबल नहीं होता। तो आपका रास्ता बंद ना हो इसलिए बीए और बीएससी में मैं जनरली बच्चों को बीएससी एडवाइस करता हूं, और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास अभी हैं उनको मैंने जो साइंस ग्रेजुएट थे उनको बीएससी में ही एडमिशन करवाया था, बीए में एडमिशन नहीं करवाया था, ताकि उनका एक एक्स्ट्रा ऑप्शन खुला रहे। भाई फॉरेस्ट का एग्जाम क्या होता है, एमपीपीएससी में मैं आपको जो बता रहा था प्री मेंस, तो प्री के जो पेपर होते हैं उसी के थ्रू एक अलग मेरिट बनती है। हाँ, एमपीपीएससी के लिए एक अलग मेरिट बनती है जो कि आपको फॉरेस्ट सर्विसेज में लेकर जाती है, एमपी का जो फॉरेस्ट सर्विसेज है उसके लिए, है ना। आपका ऑप्शन बंद ना हो, और देखो पढ़ना तो हम लोगों को सभी सब्जेक्ट्स हैं, आपको आर्ट्स ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट भी पढ़ना है, आपको साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ना है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट है उनका वेटेज ज्यादा है, लेकिन फिर भी 3 साल क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ के देते हैं, तो इन 3 साल में हम लोग बड़ा आसानी से कवर कर सकते हैं, इसलिए मैं बीएससी प्रीफर करता हूँ। कॉमर्स प्लस मैथ्स स्टूडेंट बीएससी कर सकता है, बेटा कॉमर्स वाले स्टूडेंट को कॉलेज में मैथ्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। अच्छा, कॉमर्स प्लस मैथ्स है ना आपका, हाँ तो आप देखिए अब यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग क्राइटेरिया हैं, क्योंकि आपका मैथ्स एक सब्जेक्ट रहा है, मतलब साइंस आपने पढ़ा है, ये चीज आपको अपने कॉलेज में अपनी यूनिवर्सिटी में पता करनी पड़ेगी कि वो किस क्राइटेरिया के साथ एडमिशन देते हैं। ठीक है मोनिका। एनी अदर क्वेश्चन, किसी के पास कोई और क्वेश्चन हो तो बताएं, और अगर नहीं है देन वी आर डन विद आवर प्रेजेंटेशन। मेंस में ऐसे के लिए जो चूज करना होता है वो, बेटा मेंस में ऐसे के लिए कुछ अलग से चूज नहीं करना होता, बेसिकली ऐसे कॉमन ही लिखना होता है, एक ऐसे मतलब जो हम लोग 10th 12th के अपने एग्जाम्स में लिखा करते थे, लिखा होगा ना महात्मा गांधी का, ऐसे कई सारे बच्चों को महात्मा गांधी जी ने पास करवाया है, हम लोग न्यूज़पेपर पे ऐसे लिखते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर जो ऐसे होंगे उनके टॉपिक्स अलग होंगे, जो या तो किसी करंट सिचुएशन पे बेस्ड होंगे,
या जो भी हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिनेरियो है उस पर बेस्ड होंगे। उसमें आपको अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं लेना होता मनोज ना। चलिए, वी आर डन विद आवर प्रेजेंटेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको यहाँ से कॉल्स आ जाएंगे, आप लोग खुद भी हम लोगों से बात कर सकते हैं। हम लोग क्लासेस में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।